क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि रोज सुबह बाल संवारने के लिए जो हम एक साधारण सा प्लास्टिक का कंघा इस्तेमाल करते हैं और आसमान से जो लाखों वोल्ट की बिजली कड़कती है, उन दोनों में आखिर क्या समानता है? अगर हम बस ऐसे ही ऊपर से देखें ना, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं। मतलब एक बहुत ही मामूली सी प्लास्टिक की वस्तु है और दूसरी तरफ प्रकृति की एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा है। हाँ। लेकिन जब हम इसी चीज को अर्थशास्त्र और भूगोल के नजरिए से देखते हैं ना, तो ये दोनों ही चीजें एक ही विशेष श्रेणी में आकर खड़ी हो जाती हैं। और वह श्रेणी है संसाधन यानी रिसोर्स। तो आज के इस डीप डाइव में हम कक्षा 8 भूगोल के अध्याय 1 संसाधन का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा एक खास मिशन है आज। हाँ, तो हम सीधे स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। मैं नोट्स की पहली लाइन बिल्कुल वैसी ही पढ़ता हूं जैसी इसमें लिखी है। तो इसमें लिखा है, अपने चारों ओर देखिए, आपको क्या दिखता है? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सभी संसाधन हैं। और इसके साथ जो चित्र दिया गया है ना, यहाँ चित्र में दिखाया गया है पानी का एक ग्लास, एक ऑटो रिक्शा, कुछ किताबें, बिजली का निशान और एक प्राकृतिक दृश्य जिसमें पहाड़, घर, कारखाने और काम करते हुए लोग हैं। तो मतलब वही जो मैंने शुरुआत में सवाल उठाया था ना, कि एक साधारण कंघे और उस बिजली में क्या समानता हो सकती है? हाँ, तो इसका अगर आसान भाषा में जवाब दूं, तो जो भी वस्तु हमारी किसी भी आवश्यकता को पूरा करती है ना, वो संसाधन बन जाती है। सीधी सी बात है। मतलब कंघी से हम बाल संवारते हैं और बिजली से हमारे घर रोशन होते हैं, मशीनें चलती हैं। दोनों ही इंसान के काम आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोनों काम आ रहे हैं, इसीलिए दोनों संसाधन हैं। सही कहा। अब संसाधन क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन अब स्लाइड 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें संसाधन के मूल्य की बात की गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, मूल्य का अर्थ है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ सोने के सिक्के और धातु की कुछ ईंटें जिन्हें आर्थिक मूल्य के तौर पर दिखाया गया है, और दूसरी तरफ एक खूबसूरत सूर्यास्त और पहाड़ों का मनोरम दृश्य है जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। साथ ही एक वैज्ञानिक का चित्र भी है जो कुछ शोध कर रही हैं। तो मतलब एक तरफ सोना है जो बाजार में बिकता है और दूसरी तरफ सूरज ढलने का नजारा। हाँ, और नोट्स की अगली लाइन इसी को समझाती है। मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है और मनुष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे ना, तो सोने या धातु का जो महत्व है वो व्यापार के लिए है। हाँ, पैसे के लिए। बिल्कुल। लेकिन जो वो पहाड़ों का सुंदर दृश्य है, उसका बाजार में कोई मोल नहीं है। पर इंसान की मन की शांति के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए, वो भी तो जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। मतलब दोनों ही इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम सही। और इसी स्लाइड में एक और बहुत भारी सा शब्द दिया गया है, पेटेंट। मैं इसकी परिभाषा शब्द से पढ़ता हूँ। लिखा है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो ये पेटेंट असल में क्या है? अगर मैं इसे एक बहुत ही आसान एनोलॉजी से समझाऊं ना, तो मान लीजिए किसी ने अपनी मेहनत और दिमाग लगाकर कोई नई मशीन बनाई, तो ये जो पेटेंट है ना, ये एक ताले की तरह है। अच्छा, ताले की तरह। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि कोई और व्यक्ति आपकी उस मशीन की या आपके उस विचार की नकल न कर सके। मतलब आपका अधिकार उस पर सुरक्षित हो गया। समझ गई। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है समझने का। अब स्लाइड 3 पर चलते हैं, जहां एक बड़ा सवाल उठता है कि ये संसाधन आखिर बनते कैसे हैं। हाँ, क्या वो हमेशा से संसाधन थे? यही तो बात है। मैं स्लाइड का वो सूत्र पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है, पदार्थ जमा समय जमा प्रौद्योगिकी बराबर संसाधन। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक पत्थर, जमा का निशान, फिर एक घड़ी जो समय दिखा रही है, फिर जमा का निशान, और कुछ गियर्स और कंप्यूटर की चिप जो प्रौद्योगिकी दिखा रहे हैं, और अंत में बराबर का निशान लगाकर एक औजार का चित्र है। बिल्कुल। और टेक्स्ट आगे कहता है, समय और तकनीक पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं। आग की खोज से खाना पकाना शुरू हुआ और पहिए के आविष्कार से परिवहन। मतलब ये कि आदि मानव के लिए शुरुआत में एक पत्थर सिर्फ एक पत्थर था ना। हाँ, वो सिर्फ एक पदार्थ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और इंसान ने अपना दिमाग लगाया, मतलब तकनीक इस्तेमाल की, तो वही पत्थर एक हथियार बन गया। और पहिए के साथ भी तो यही हुआ।
लकड़ी का एक टुकड़ा समय और तकनीक के साथ परिवहन का सबसे बड़ा संसाधन बन गया। बिल्कुल। और यहाँ प्रौद्योगिकी शब्द की एक परिभाषा भी है, मैं पढ़ता हूँ। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। मतलब सीधी सी बात है, नए ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके चीजें बनाना ही प्रौद्योगिकी है। हाँ, एकदम आसान भाषा में यही मतलब है इसका। खैर, अब जब हम जान गए हैं कि संसाधन कैसे बनते हैं, तो स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें संसाधनों के प्रकार बताए गए हैं। इसमें एक फ्लो चार्ट है, मैं पढ़ता हूँ। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि संसाधनों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक, ब्रैकेट में नेचुरल लिखा है, और इसके नीचे लिखा है जो प्रकृति से मिलते हैं। इसके साथ पेड़ और सूरज का चित्र है। हाँ। दूसरा है मानव निर्मित, यानी ह्यूमन मेड। इसके नीचे लिखा है जो इंसान बनाते हैं। इसके साथ पुल और इमारतों का चित्र है। और तीसरा है खुद मानव, यानी ह्यूमन। इसमें लिखा है लोग, ज्ञान और कौशल। इसके साथ डॉक्टर और शिक्षक का चित्र है। और फ्लोचार्ट के अंत में जो लाइन लिखी है मैं वो पढ़ती हूँ। सामान्यतः संसाधनों को इन्हीं 3 वर्गों में बांटा जाता है। अगर हम बच्चों की तरह से समझे ना, तो ये वर्गीकरण इस पूरे अध्याय का, या कह लो कि संसाधनों को समझने का सबसे मूल ढांचा है। बिल्कुल। तो चलिए फिर सबसे पहले इसी ढांचे की पहली श्रेणी की गहराई में चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन। स्लाइड 5 और 6 इसी के बारे में है। हाँ। मैं स्लाइड 5 का टेक्स्ट पढ़ता हूं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना ज्यादा बदलाव के उपयोग में लाए जाते हैं। और यहां चित्र में दिखाया गया है वायु, जल जो नदी या झील के रूप में है, मृदा और कुछ खनिज। और यहाँ एक बहुत जरूरी नोट भी है। लिखा है ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। मतलब इनके लिए हमें प्रकृति को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। हाँ, मुफ्त में मिलते हैं। लेकिन स्लाइड 6 में इन प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 और हिस्सों में बांट दिया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो मैं नवीकरणीय वाला हिस्सा पढ़ती हूँ। लिखा है शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक मुस्कुराता हुआ सूरज। लेकिन इसी के ठीक नीचे एक चेतावनी भी है ना? हाँ, और वो चेतावनी बहुत गंभीर है। लिखा है जल और वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को कम कर सकता है। बिल्कुल। और इसके बाद मैं अनवीकरणीय का हिस्सा पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है इनका भंडार सीमित है, दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कोयला और तेल का एक बैरल। तो अगर हम श्रोताओं को इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाएं। हाँ, मैं एक एनालॉजी देता हूँ। जो नवीकरणीय संसाधन है ना, वो समझ लीजिए एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप पैसे निकालते हैं और वो अपने आप वापस भर जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है वो मिट्टी की एक गुल्लक की तरह है, जो एक बार टूट गई तो खत्म। बिल्कुल। एक बार वो गुल्लक टूट गई तो उसे दोबारा भरने में हमारी कई पीढ़ियां और हजारों साल लग जाएंगे। और यहाँ एक पारिभाषिक शब्द भी आया है, संसाधन का भंडार। इसका सीधा सा अर्थ है कि उपयोग के लिए हमारे पास कितनी मात्रा उपलब्ध है। हाँ, गुल्लक में कितने सिक्के बचे हैं वही भंडार है। खैर, अब प्रकृति के इन उपहारों के बाद स्लाइड 7 और 8 पर आते हैं। यहाँ बात हो रही है मानव निर्मित और मानव संसाधन के। तो मैं स्लाइड 7 पढ़ता हूँ, जो मानव निर्मित संसाधनों के बारे में है। जब मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का रूप बदल देता है तब वे संसाधन बनते हैं। इसमें लौह अयस्क का उदाहरण दिया है कि वो तब तक संसाधन नहीं था जब तक इंसान ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पुल, सड़क, कुछ मशीनें और वाहन। और इसी स्लाइड में एक गतिविधि भी लिखी है, 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाएं। हाँ, तो ये तो कोई भी आसानी से अपने आसपास देखकर बना सकता है। कुर्सी, मेज, फोन, ये सब मानव निर्मित ही तो है। बिल्कुल। अब स्लाइड 8 की बात करते हैं, जो है मानव संसाधन। मैं पढ़ती हूँ इसे। लिखा है लोग ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है अलग अलग व्यवसाय और पहनावे वाले लोग जो आपस में बात कर रहे हैं। और यहाँ एक क्या आप जानते हैं बॉक्स भी है, मैं उसे पढ़ता हूँ क्योंकि ये बहुत जोर देने वाली बात है। हाँ, पढ़िए। इसमें लिखा है कि कैसे बिना इंसानी दिमाग और स्वास्थ्य के दुनिया का कोई भी भौतिक पदार्थ मूल्यवान नहीं बन सकता। बिल्कुल। अगर इंसान स्वस्थ नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कोई नई तकनीक कैसे बनाएगा? और इसीलिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। मतलब इंसान खुद में सबसे बड़ा संसाधन है। एकदम सही। लेकिन
हम इंसानों ने अपने कौशल से बहुत कुछ बना तो लिया, पर क्या हम विकास की इस दौड़ में कुछ खो भी रहे हैं? स्लाइड 9 इसी बारे में है। हाँ, स्लाइड 9 में एक बहुत ही भावुक सा हिस्सा है, मोना का सपना। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। मोना ने एक बुरा सपना देखा। सारे पेड़ कट गए थे, पानी सूख गया था, खाने पीने को कुछ नहीं था। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बच्ची सो रही है और सपने में सूखी धरती, मरे हुए पेड़ और जानवरों के कंकाल देख रही है। और नीचे लाल रंग में एक टेक्स्ट लिखा है। मैं पूरा वाक्य पढ़ता हूँ। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे बहुत दुर्लभ हो सकते हैं और अननवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। ये सपना असल में हमारे भविष्य की चेतावनी है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान स्लाइड 10 में है। इसमें 2 परिभाषाएं दी गई हैं, संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास। मैं पढ़ूं इन्हें? मैं पढ़ देती हूँ। पहली परिभाषा है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और दूसरी है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है हाथों में एक छोटा सा पौधा और साथ में रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण के निशान के साथ पृथ्वी। तो अगर इसे हम बच्चों की तरह समझें तो संरक्षण का सीधा सा मतलब है कि संसाधनों को सांस लेने का समय देना। हाँ, जैसे पेड़ काट रहे हैं तो नए पेड़ों को बड़ा होने का समय तो दें। बिल्कुल। और सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि आज हम भी अपना काम चलाएं, अपनी जरूरतें पूरी करें और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, हाँ। उनके लिए भी ये सब बचा रहे। मतलब ऐसा ना हो कि हम सब कुछ आज ही खत्म कर दें। हाँ। लेकिन भविष्य के लिए चीजें बचाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन भी तो करना होगा ना। बिल्कुल। और स्लाइड 11 हमें सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत बताती है। मैं एक एक करके ये 6 सिद्धांत पढ़ती हूँ। ठीक है, और मैं साथ साथ उनके चित्र भी समझाता जाऊंगा। तो पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक दिल का निशान जो देखभाल को दर्शाता है। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ। तीसरा सिद्धांत पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है बहुत सारे अलग अलग जानवर और पेड़ पौधे। चौथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, मतलब उनका नुकसान कम करना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बैटरी जिस पर क्रॉस का निशान है जो बता रहा है कि ऊर्जा की बर्बादी ना करें। पांचवा पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक इंसान जो सोच रहा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर सोच बदलने की बात है। और छठा और आखिरी सिद्धांत समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कुछ लोग जो मिलकर एक पेड़ लगा रहे हैं। तो इन सिद्धांतों से ये स्पष्ट है ना कि ये सब सिर्फ सरकारों का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हाँ। अब स्लाइड 12 और 13 पर आते हैं, जहां अब तक जो हमने सीखा है उसका एक अभ्यास है। स्लाइड 12 में अम्मा की सूची दी गई है। मैं अभ्यास पढ़ता हूं। उन संसाधनों पर गोला बनाएं जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मतलब जिन्हें बाजार में पैसों से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है वो अम्मा की सूची। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ पर लाल रंग से गोला लगा है। हाँ, वो गोले वाली चीजें क्या हैं? वो हैं बुद्धि, मनोरम दृश्य, दादी माँ के घरेलू नुस्खे और शुद्ध पर्यावरण। तो मतलब इन पर गोला इसलिए लगा है क्योंकि आप बुद्धि को या दादी माँ के नुस्खों को किसी दुकान से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, इनका कोई आर्थिक या वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए अनमोल हैं। एकदम सही। और स्लाइड 13 में भी कुछ विचार करने के लिए दिया है। मैं पढ़ता हूँ। इसमें कवि रहीम का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। हाँ, और इसके नीचे जो प्रश्न और उत्तर लिखे हैं मैं वो शब्दशः पढ़ देती हूँ। प्रश्न है, कवि किस संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? क्या ये नवीकरणीय है? और उत्तर लिखा है, यह जल की ओर संकेत कर रहा है जो एक नवीकरणीय संसाधन है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कुछ बच्चे हैंडपंप से पानी भर रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं। और इसी स्लाइड में सोचने के लिए एक बॉक्स भी है। लिखा है, सोचिए अगर पृथ्वी से सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा?
तो अगर सारा पानी खत्म हो गया तो फिर चाहे हमारे पास कितना भी सोना हो या कितनी भी उन्नत मशीनें हो, जीवन तो बचेगा ही नहीं ना। हाँ, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। खैर, अब हम इस पूरे अध्याय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं, स्लाइड 14, जो हमारा निष्कर्ष है। हाँ, आउटरो। मैं इसका टेक्स्ट पढ़ता हूं। पृथ्वी और इस पर रहने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा से जुड़ा है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक मुस्कुराती हुई पृथ्वी जो थम्स अप यानी अंगूठा दिखा रही है। इसके नीचे 3 सुनहरे नियम लिखे हैं जो हमारा कर्तव्य है। मैं पढ़ती हूँ तीनों नियमों को। पहला, सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। और तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र का नुकसान कम से कम किया जाए। तो ये 3 नियम हमें याद रखने हैं। और अब जब हमने पूरी पीडीएफ को, हर एक स्लाइड को लाइन दर लाइन पढ़ और समझ लिया है, तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल। आज हमने देखा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, मतलब असीमित उपहार दिए हैं, और मनुष्य की बुद्धि ने, उसकी तकनीक ने उसे और भी उपयोगी बना दिया है। पत्थर से लेके लोहे तक हमने सब कुछ अपने काम का बना लिया। हाँ, इंसान खुद सबसे बड़ा संसाधन है। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, क्या मानव कौशल और ज्ञान का सबसे बेहतरीन उपयोग सिर्फ नई नई मशीनें बनाने में ही है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास पहले से बचे हुए हैं, जो सीमित हैं, उन्हें विनाश से बचाने के नए तरीके खोजने में हमारी बुद्धि का असली इस्तेमाल है? क्या हम अपनी तकनीक का इस्तेमाल प्रकृति को बचाने के लिए नहीं कर सकते? दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।